क्या कभी दिमाग में ये बात आई है कि दुनिया के कुछ बहुत ही समझदार और टैलेंटेड लोग भी कभी-कभी एकदम बेवकूफ़ी भरे फैसले क्यों ले लेते हैं? मतलब जो लोग बड़ी-बड़ी कंपनियों को संभालते हैं या जटिल डेटा को मिनटों में समझ लेते हैं, बिल्कुल। वो ही अपनी निजी जिंदगी में या किसी साधारण से इन्वेस्टमेंट में इतनी बड़ी चूक कर जाते हैं कि सच में हैरानी होती है। मतलब ऐसा लगता है कि उनका दिमाग जो एक सुपर कंप्यूटर की तरह चलना चाहिए, वो अचानक से हैंग हो गया हो। हाँ, और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम सब ये मानकर चलते हैं कि इंसानी दिमाग एकदम लॉजिकल मशीन है। राइट। मतलब हम सोचते हैं कि दिमाग एक कैलकुलेटर है जिसमें सही डेटा डालो तो एकदम सही जवाब मिलेगा। लेकिन असल में ना, हमारा दिमाग एक बहुत ही बायस्ड और शॉर्टकट लेने वाला सर्च इंजन है। शॉर्टकट लेने वाला सर्च इंजन, अरे वाह। और इसी बहुत ही दिलचस्प धोखे को समझने के लिए आज हम इस डीप डाइव में क्रिटिकल थिंकिंग मास्टरी नाम की किताब की गहराई में उतर रहे हैं। इस किताब में बताया गया है कि क्रिटिकल थिंकिंग कोई ऐसा हुनर नहीं है जिसके साथ इंसान पैदा होता है, बल्कि ये एक मसल यानी मांसपेशी की तरह है। ओहो, मतलब एक फिजिकल मसल की तरह। बिल्कुल, जैसे जिम जाकर शारीरिक मांसपेशियों को लगातार स्ट्रेस देकर मजबूत किया जाता है ना, वैसे ही अपनी सोच को भी रोजाना की मानसिक कसरत से डेवलप करना पड़ता है। ये तो एक तरह से बहुत राहत की बात है कि सोचने के तरीके को बदला जा सकता है। हाँ, राहत तो है। लेकिन अगर क्रिटिकल थिंकिंग एक मांसपेशी है, तो इसकी कसरत शुरू कहाँ से होती है? क्योंकि ज्यादातर लोगों को लगता है कि क्रिटिकल थिंकिंग का मतलब है बस हर बात पर दूसरों से बहस करना या उनकी गलतियां निकालना, या हमेशा एक विरोधी नजरिया अपनाना। और यही सबसे बड़ी गलतफहमी है। किसी भी बाहरी समस्या या बहस में उलझने से पहले हमें अपने खुद के दिमाग की वायरिंग को समझना होता है। खुद की वायरिंग को? हाँ, लेखक कहते हैं कि क्रिटिकल थिंकिंग की शुरुआत ना खुद के अंदर झांकने से यानी सेल्फ अवेयरनेस से होती है। हमें पहले ये समझना होगा कि हमारा दिमाग काम कैसे करता है। अच्छा, तो मतलब इवोल्यूशन के नजरिए से? एग्जैक्टली। इवोल्यूशनरी नजरिए से देखें तो हमारा दिमाग सच ढूंढने के लिए नहीं, बल्कि हमें जिंदा रखने के लिए डिजाइन हुआ है। जिंदा रखने के लिए। सोचने में यानी असली लॉजिकल थिंकिंग में ना बहुत ज्यादा एनर्जी और ग्लूकोज खर्च होता है। इसलिए हमारा दिमाग एनर्जी बचाने के लिए कॉग्निटिव बायसेस नाम के शॉर्टकट इस्तेमाल करता है। वेट, तो एनर्जी बचाने के शॉर्टकट मतलब हम अनजाने में दिमागी रूप से आलस कर रहे होते हैं? एक तरह से हाँ, बिल्कुल। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है कन्फर्मेशन बायस। हमारा दिमाग लगातार सिर्फ वही जानकारी खोजता है जो हमारी पहले से बनी हुई धारणाओं को सच साबित करें। ओहो, और जो बातें हमारी सोच से मेल नहीं खाती उनका क्या? दिमाग उन्हें सीधे इग्नोर कर देता है। न्यूरोलॉजिकली जब इंसान के सामने कोई ऐसा तथ्य रखा जाता है जो उसकी गहरे विश्वासों के खिलाफ हो, तो पता है एमआरआई स्कैन्स क्या दिखाते हैं? क्या दिखाते हैं? वो दिखाते हैं कि दिमाग के पेन सेंटर्स यानी दर्द महसूस करने वाले हिस्से एक्टिव हो जाते हैं। बाप रे! सच में? हाँ। यानी गलत साबित होना इंसान को शारीरिक रूप से अनकंफर्टेबल महसूस कराता है। मतलब जब हमें लगता है कि हम लॉजिक लगा रहे हैं, तब असल में हमारा दिमाग सिर्फ हमें उस दर्द से बचाने की कोशिश कर रहा होता है? बिल्कुल सही कहा। ये तो वैसा ही हुआ जैसे जब तक हम आईने पर जमी धूल साफ नहीं करेंगे, तब तक हमें अपना चेहरा साफ नहीं दिखेगा। मतलब हम दुनिया को वैसे ही देखते हैं जैसे हमारे दिमाग की खिड़की होती है। क्या बात है, ये आईने वाला एनालॉजी बहुत सटीक है। थैंक्स। लेकिन एक और बायस है जिसके बारे में बहुत चर्चा होती है, अवेलेबिलिटी ह्यूरिस्टिक। हाँ, ये किस तरह का शॉर्टकट है? यह भी हमारे इवोल्यूशन यानी विकास क्रम से जुड़ा है। प्राचीन काल में अगर किसी इंसान ने अपने सामने किसी जंगली जानवर को हमला करते देखा है, हाँ, तो जिंदा रहने के लिए उस ताजा और खौफनाक याद को दिमाग में सबसे ऊपर रखना बहुत जरूरी था। राइट, ताकि अगली बार वो तुरंत भाग सके। एग्जैक्टली। आज के जमाने में अवेलेबिलिटी ह्यूरिस्टिक का मतलब है कि जो चीज हमें आसानी से याद आ जाए, हम उसे ही ज्यादा सच या ज्यादा आम मान लेते हैं। कोई उदाहरण देके समझाएंगे? जरूर। उदाहरण के लिए लोग अक्सर हवाई जहाज के सफर से बहुत डरते हैं, जबकि डेटा बताता है कि कार दुर्घटनाएं कहीं ज्यादा होती हैं। हाँ, ये तो है। प्लेन में बैठते पसीने छूटने लगते हैं। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि प्लेन क्रैश की खबरें और उनकी जो खौफनाक तस्वीरें होती है ना, वो टीवी पर बार बार दिखाई जाती हैं। वो हमारे दिमाग में बहुत आसानी से अवेलेबल होती हैं। ओह, तो दिमाग स्टैटिस्टिक्स या बोरिंग डेटा को छोड़कर उस ताजा और डरावनी इमेज को सच मान लेता है। एकदम सही।
लेकिन ये तो बहुत ही खतरनाक लूप है। अगर हम अपनी ही दिमाग की इस वायरिंग के गुलाम हैं और अपनी कमियां या बायसेस खोजना इतना अनकंफर्टेबल है, तो फिर इस धूल को साफ कैसे किया जाए? ये एक बड़ा सवाल है। मतलब अपनी ही गलतियां देखना किसी को भी असुरक्षित या इनसिक्योर महसूस करा सकता है ना? असुरक्षित महसूस करना ही असल में इस प्रोसेस का पहला कदम है। अच्छा। हाँ, लेखक का मानना है कि ये असहजता या डिस्कम्फर्ट असल में इस बात का सिग्नल है कि हमारी क्रिटिकल थिंकिंग की मांसपेशी काम कर रही है। दर्द हो रहा है, मतलब कसरत हो रही है। हाँ, जिम वाले लॉजिक की तरह। बिल्कुल। और इसे डायरी लिखने या रिफ्लेक्टिव जर्नलिंग के जरिए टैकल किया जा सकता है। जब लोग अपने विचारों को सिर्फ सोचने के बजाय कागज पर लिखते हैं तो दिमाग को धीमा होना पड़ता है। स्पीड ब्रेकर लग जाता है विचारों पे। हाँ, तब हमें अपने ही सोचने के तरीके में पैटर्न नजर आने लगते हैं। अपनी वल्नरेबिलिटी दिखाना और ये मानना कि हम गलत हो सकते हैं, यही इंसान को दिमागी रूप से लचीला बनाता है। तो जब हमने ये मान लिया कि हमारे दिमाग का शीशा गंदा है और हमने खुद के बायसेस को पहचानकर शीशा थोड़ा साफ कर लिया है, तो इसके बाद क्या? इसके बाद शुरू होता है असली काम। मतलब इस साफ दिमाग का इस्तेमाल करके सही तरीके से कैसे सोचा जाए ताकि हम रोजमर्रा की इन्फॉर्मेशन में न उलझे। जब दिमाग बायसेस के प्रभाव से थोड़ा आजाद हो जाता है, तब लॉजिक का इंजन स्टार्ट करने की बारी आती है। इस किताब में लॉजिकल रीजनिंग पर बहुत जोर दिया गया है। लॉजिकल रीजनिंग? हाँ, क्योंकि यही वो टूल है जो हमें सही और गलत जानकारी के बीच फर्क करना सिखाता है। राइट। किताब में सिलोजिज्म यानी तर्क वाक्य का बहुत बेसिक उदाहरण दिया है, जैसे सभी बिल्लियां मैमल्स हैं, फ्लफी एक बिल्ली है इसलिए फ्लफी मैमल है। ये तो बेसिक स्कूल वाला लॉजिक है। बिल्कुल। लेकिन असल जिंदगी में लोग इतने सीधे तर्क नहीं देते। यहाँ सबसे बड़ी रुकावट आती है लॉजिकल फैलेसीज यानी तर्क दोषों की। अच्छा, वो जो डिबेट्स में अक्सर देखने को मिलता है? हाँ, जब बहस होती है तो अक्सर लोग अनजाने में ऐसे तर्क देते हैं जिनका कोई असली आधार नहीं होता। इसका एक बहुत दिलचस्प उदाहरण है एड होमिनिम फैलेसी। एड होमिनिम? ये तो कोई लैटिन शब्द लग रहा है। इसका मतलब है असल मुद्दे पर बात करने के बजाय सीधे इंसान के कैरेक्टर पर हमला कर देना, है ना? एग्जैक्टली, आपने बिल्कुल सही पकड़ा। जैसे अगर कोई किसी इकोनॉमिक पॉलिसी पर गंभीर सवाल उठा रहा हो तो उसकी बात का लॉजिकल जवाब देने के बजाय लोग कह देते हैं कि अरे तुम तो खुद करप्ट हो या तुम्हारी तो डिग्री ही नकली है। एकदम। और ऐसा लोग इसलिए करते हैं क्योंकि ये फिर से एक शॉर्टकट है। फिर से शॉर्टकट? हाँ, किसी की जटिल इकोनॉमिक पॉलिसी को समझना और उसे डेटा के साथ गलत साबित करने में ना बहुत दिमागी मेहनत लगती है, जो कोई करना नहीं चाहता। सही कहा। उसकी जगह सामने वाले इंसान को ही बुरा साबित कर देना बहुत आसान है। एक और बहुत ही आम तर्क दोष है फॉल्स डाइकोटमी। ये क्या होता है? जहां जानबूझकर ऐसा दिखाया जाता है कि सिर्फ दो ही विकल्प हैं, या तो तुम हमारे साथ हो या हमारे दुश्मन हो। ब्लैक एंड व्हाइट थिंकिंग। बिल्कुल। जबकि असल में बीच के कई और रास्ते या ग्रे एरियाज हो सकते हैं। इन तर्क दोषों को समझाने के लिए किताब में चेस यानी शतरंज के खेल का एक बहुत ही बेहतरीन रूपक दिया गया है। शतरंज का रूपक कैसे? सोचिए कि कोई बहुत कॉन्फिडेंस के साथ शतरंज खेल रहा है, अपनी चालें चल रहा है, लेकिन उसे पता ही नहीं है कि उसके खुद के आधे मोहरे इनविजिबल यानी अदृश्य हैं। कॉग्निटिव बायसेस और तर्क दोष यही अदृश्य मोहरे हैं जो हमारे फैसलों को कंट्रोल कर रहे होते हैं। अरे वाह, ये अदृश्य मोहरों वाली बात बहुत गहरी है। मतलब हम सोच रहे हैं कि हम मास्टरमाइंड हैं, लेकिन असल गेम तो बैकग्राउंड में कोई और ही खेल रहा है। बिल्कुल। इसका कोई ऐसा उदाहरण है जो रोज की जिंदगी में होता हो, जहां ये अदृश्य मोहरे हमारे फैसले बदलते हों? एंकरिंग इफेक्ट इसका सबसे बेहतरीन और रोजमर्रा का उदाहरण है। एंकरिंग? हाँ, मान लीजिए कोई इंसान सेकेंड हैंड कार खरीदने जाता है। ठीक है। उसे नहीं पता कि उस मॉडल की सटीक कीमत क्या होनी चाहिए। जैसे ही वो डीलर से मिलता है, डीलर शुरुआत में ही एक बहुत ही ऊंची कीमत बता देता है। अब होता यह है कि आगे की पूरी बार्गेनिंग उसी पहली कीमत के आसपास ही घूमती रह जाती है। एग्जैक्टली। भले ही वो कीमत शुरुआत में एकदम बेतुकी और बहुत ज्यादा क्यों ना हो। हम सोचते हैं कि हमने 50,000 कम करवा लिए तो बहुत अच्छी डील मिल गई, लेकिन असल में उस पहली कीमत ने हमारे दिमाग को एंकर कर दिया था। यही होता है, हमारा दिमाग खालीपन में काम नहीं कर सकता। उसे किसी भी फैसले के लिए ना एक रेफरेंस पॉइंट चाहिए होता है। एक सहारा चाहिए। हाँ, जब कोई रेफरेंस नहीं होता तो जो भी पहला नंबर या पहली जानकारी दिमाग तक पहुंचती है, दिमाग उसी को सच मानकर लंगर या एंकर डाल देता है। वाह।
फिर चाहे हम कपड़े खरीद रहे हों या कोई सैलरी नेगोशिएशन कर रहे हों, ये एंकरिंग हमेशा बैकग्राउंड में काम करती है। लेकिन एक मिनट, अगर हम हर छोटी बड़ी चीज में इस तरह से लॉजिक ढूंढने लगे, हर इंफॉर्मेशन को एनालाइज करने लगे, तो क्या इंसान एकदम रोबोटिक नहीं हो जाएगा? ये एक बहुत ही वैलिड डर है। मतलब क्या कभी-कभी अपनी इंट्यूशन या अंदर की आवाज को सुनना जरूरी नहीं है? क्या लॉजिक के चक्कर में हम अपनी स्वाभाविक सोच को खत्म तो नहीं कर देंगे? इस किताब में इंटेलेक्चुअल ह्यूमिलिटी यानी बौद्धिक विनम्रता के कॉन्सेप्ट से इस डर को बहुत अच्छे से दूर किया गया है। अच्छा, लेखक क्या कहते हैं इस बारे में? लेखक स्पष्ट करते हैं कि क्रिटिकल थिंकिंग का मतलब भावनाओं या इंट्यूशन को मारना बिल्कुल नहीं है। इंट्यूशन कोई जादुई आवाज नहीं है। तो फिर क्या है? ये असल में हमारे पिछले अनुभवों और पैटर्न रिकॉग्निशन का ही एक सबकॉन्शियस नतीजा है। पैटर्न रिकॉग्निशन। हाँ, जो काम हमारा दिमाग बैकग्राउंड में बहुत तेजी से करता है ना, वो हमें इंट्यूशन के रूप में महसूस होता है। क्रिटिकल थिंकिंग हमें रोबोट नहीं बनाती, बल्कि ये सिर्फ एक चेक पोस्ट का काम करती है। एक चेक पोस्ट मतलब वेरीफाई करने के लिए? बिल्कुल, ये देखने के लिए कि कहीं हमारा इंट्यूशन हमें किसी पुराने बायस की वजह से गलत दिशा में तो नहीं धकेल रहा। हमें अपनी अंदर की आवाज सुननी है, लेकिन उसे लॉजिक के फिल्टर से गुजार कर। समझ गई, मतलब इंट्यूशन को इग्नोर नहीं करना है, बस उस पर आंख मूंद कर भरोसा नहीं करना है। एकदम सही। तो जब हमारे पास लॉजिक के ये टूल्स आ जाते हैं, तो किताब रोजमर्रा की बड़ी और उलझी हुई समस्याओं को सुलझाने के लिए क्या तरीका बताती है? क्योंकि असल जिंदगी में समस्याएं बहुत जटिल होती हैं। इसी जटिलता को सुलझाने के लिए किताब में प्रॉब्लम डीकंपोजिशन की तकनीक बताई गई है। डिकम्पोजिशन मतलब तोड़ना? हाँ, लेखक कहते हैं कि कोई भी बड़ी समस्या एक उलझी हुई गांठ की तरह होती है। हम अक्सर पूरी समस्या को एक साथ देखकर घबरा जाते हैं और कोई फैसला ही नहीं ले पाते। सच है। इसका समाधान है समस्या को छोटे छोटे मैनेजेबल हिस्सों में तोड़ना और फिर हर हिस्से के लिए बिना किसी जजमेंट के आइडियाज को ब्रेनस्टॉर्म करना। अरे ये प्रॉब्लम डिकम्पोजिशन तो बिल्कुल मकर संक्रांति पर उलझे हुए मांझे को सुलझाने जैसा है। मांझा? कैसे? मतलब जब पतंग का मांझा बुरी तरह उलझ जाता है और अगर हम उस पूरी गांठ को एक साथ जोर से खींचने की कोशिश करें तो गांठ और भी पक्की हो जाएगी या धागा ही टूट जाएगा। हाँ, ये तो है। इसके बजाय हमें एक एक सिरा ढूंढकर बहुत ही धैर्य के साथ उसे अलग अलग करके सुलझाना पड़ता है। ये मांझे वाला रूपक एकदम परफेक्ट है। जल्दबाजी में पूरी समस्या पर हमला करने से वो और उलझ ही जाती है। बिल्कुल। इसके साथ ही समस्याओं को सुलझाते वक्त इन्फॉर्मेशन का विश्लेषण करना भी उतना ही जरूरी है। किताब सलाह देती है कि हमें हर जानकारी को एक जासूस की तरह देखना चाहिए, एक डिटेक्टिव की तरह। हाँ, किसी भी बात या बहस के 3 हिस्से होते हैं: क्लेम्स यानी दावा, प्रेमिसेस यानी दावे का आधार, और कंक्लूजन्स यानी निष्कर्ष। क्लेम, आधार और निष्कर्ष। जब इन तीनों को अलग करके देखा जाता है ना, तब समझ आता है कि जो कहा जा रहा है उसकी बुनियाद कितनी कमजोर या मजबूत है। और यहीं पर शायद वो सबसे बड़ी गलती होती है, जैसे कॉरिलेशन वर्सेस कॉजेशन कहते हैं, है ना? बिल्कुल सही पकड़ा आपने। जहां हम दो चीजों को आपस में जोड़ देते हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि वो एक साथ हो रही है। हाँ, और हमारा दिमाग तो वैसे भी पैटर्न ढूंढने की मशीन है, इसलिए वो अक्सर गलत चीजों को जोड़ देता है। किताब में इसका बहुत ही क्लासिक उदाहरण है। क्या है वो उदाहरण? डेटा दिखाता है कि जब जब आइसक्रीम की बिक्री बढ़ती है तब तब पानी में डूबने की घटनाएं भी बढ़ जाती हैं। यानी सहसंबंध देखते हैं। वो कह सकते हैं कि आइसक्रीम खाने से लोग डूब रहे हैं, इसलिए आइसक्रीम पर बैन लगा देना चाहिए। हाँ, ये तो एकदम बेतुका निष्कर्ष है ना? असली वजह तो छुपा हुआ तीसरा फैक्टर है, गर्मियों का मौसम। एग्जैक्टली। गर्मी के मौसम में लोग आइसक्रीम भी ज्यादा खाते हैं और गर्मी से बचने के लिए स्विमिंग पूल या नदियों में भी ज्यादा जाते हैं, इसीलिए डूबने की घटनाएं भी बढ़ जाती हैं। बिल्कुल। दोनों चीजें एक ही समय पर हो रही हैं, लेकिन एक दूसरे की वजह से नहीं। यही बात लेखक समझाना चाहते हैं। अगर हम क्रिटिकल थिंकिंग अप्लाई ना करें तो हम गलत कारण को असली समस्या मानकर उसे सुलझाने में अपनी पूरी एनर्जी बर्बाद कर देंगे। सही बात है। अब जब हमने समस्याओं को सुलझाना और डेटा को पढ़ना सीख लिया, तो अगली चुनौती आती है दुनिया के अलग अलग नजरियों को समझने की। क्योंकि क्रिटिकल थिंकिंग सिर्फ एक कमरे में अकेले बैठकर सोचने का नाम तो नहीं है। बिल्कुल नहीं। अकेले बैठकर सोचने से तो हम वापस अपने ही कॉन्फर्मेशन बायस के इको चेंबर में फंस जाएंगे। एकदम सही। तो दुनिया को देखने के अलग अलग नजरियों को किताब में कैसे समझाया गया है? किताब में इसके लिए कैलिडोस्कोप का एक बहुत ही सुंदर विचार दिया गया है। कैलिडोस्कोप? वो जिसमें कांच के रंगीन टुकड़े होते हैं? हाँ, वही। जैसे कैलिडोस्कोप में कांच के अलग अलग रंगीन टुकड़े होते हैं
और हर बार उसे घुमाने पर एक नया और ज्यादा खूबसूरत पैटर्न बनता है। हाँ, बचपन में बहुत खेला है उससे। उसी तरह जब हम जानबूझकर ऐसे लोगों के विचार सुनते हैं जो हमसे बिल्कुल अलग सोचते हैं, तो किसी भी मुद्दे को देखने का हमारा नजरिया बहुत गहरा और स्पष्ट हो जाता है। अलग नजरिया लेना जरूरी है। और यहीं पर एक बहुत ही पावरफुल तकनीक आती है जिसे स्टील मैनिंग कहा जाता है। स्टील मैनिंग? मैंने स्ट्रॉ मैनिंग के बारे में सुना है। अच्छा। हाँ, जहाँ लोग बहस जीतने के लिए सामने वाले की बात को तोड़ मरोड़ कर कमजोर बना देते हैं ताकि उसे आसानी से काटा जा सके। क्या स्टील मैनिंग इसका उल्टा है? एकदम उल्टा है। स्टील मैनिंग में किसी विरोधी के तर्क को इतनी अच्छी तरह से और इतने मजबूत रूप से पेश किया जाता है कि खुद विरोधी भी कह उठे कि हाँ, मैं यही कहना चाहता था। वाओ! मतलब सामने वाले के आर्ग्यूमेंट को और पावरफुल बनाना। हाँ, ऐसा करने से फोकस इंसान को हराने से हटकर ना उस विचार की असली गहराई को समझने पर आ जाता है। जब आप विरोधी विचार के सबसे मजबूत पहलू का सामना करते हैं, तो आप असल में खुद के विचारों का स्ट्रेस टेस्ट कर रहे होते हैं। लेकिन एक सवाल है यहाँ। हाँ, पूछिए। अगर कोई इंसान लगातार ऐसे विरोधी विचारों को इतनी गहराई से सुनेगा और उन्हें इतना मजबूत बनाकर पेश करेगा, तो क्या वो अपने खुद के उसूलों या वैल्यूज से भटक नहीं जाएगा? ये बहुत लोगों को लगता है। मतलब डेविल्स एडवोकेट बनने के चक्कर में इंसान कंफ्यूज भी तो हो सकता है कि वो खुद किस बात पे यकीन करता है। लेखक इस पर बहुत स्पष्ट है। वो कहते हैं कि अलग नजरिए को समझने का मतलब अपनी वैल्यूज या उसूलों को छोड़ना बिल्कुल नहीं है। तो फिर क्या है? इसका असली मकसद है अपने फैसले को और ज्यादा मजबूत बनाना। अगर किसी का विश्वास सिर्फ इसलिए डगमगा जाता है क्योंकि उसने एक विरोधी तर्क सुन लिया, तो इसका मतलब है कि वो विश्वास पहले से ही बहुत कमजोर बुनियाद पर टिका था। अच्छा, मतलब एक कमजोर नींव वाली बिल्डिंग की तरह। बिल्कुल। स्टील मैनिंग से हमारे फैसले किसी अंधी आस्था पर नहीं बल्कि एक सॉलिड लॉजिक पर टिकते हैं। हालांकि फैसले लेते वक्त दो बहुत बड़े खतरे भी होते हैं। वो कौन से खतरे हैं? पहला है एनालिसिस पैरालिसिस। ओह, ये तो नाम से ही खतरनाक लग रहा है भी। जब लोगों के पास बहुत सारे विकल्प और बहुत सारा डेटा आ जाता है, तो वो परफेक्ट फैसला लेने के चक्कर में ना बस सोचते ही रह जाते हैं और कोई फैसला ही नहीं ले पाते। हाँ, ये तो आज के दौर में बहुत आम है। कभी कभी सही समय पर लिया गया एक ठीक ठाक फैसला बहुत देर से लिए गए परफेक्ट फैसले से कहीं बेहतर होता है। बिल्कुल सही। और दूसरा खतरा? दूसरा खतरा है ग्रुप थिंक, यानी सिर्फ इसलिए किसी बात पर हाँ में हाँ मिलाना क्योंकि बाकी सब लोग वही कह रहे हैं। भेड़ चाल चलना। हाँ, इंसानों के इवोल्यूशन में झुंड से अलग होने का मतलब मौत होता था। इसलिए हमारा दिमाग आज भी समाज या ग्रुप से सहमत होने के लिए बहुत दबाव डालता है। तो इससे बचा कैसे जाए? ग्रुप थिंक से बचने के लिए किताब में 5 वाइज तकनीक का जिक्र है। 5 वाइज? हाँ, जहां लगातार 5 बार क्यों पूछकर किसी भी फैसले की असली जड़ तक पहुंचा जा सकता है। एनालिसिस पैरालिसिस की बात तो रोजमर्रा की जिंदगी में भी बहुत लागू होती है, चाहे वो रेस्टोरेंट में मेन्यू देखकर क्या खाना है ये डिसाइड करना हो या फिर करियर का कोई बड़ा फैसला लेना हो। बिल्कुल। लेकिन इतने सारे फैसले लेना, अपने ही दिमाग को लगातार चुनौती देना, हर डेटा का पोस्टमार्टम करना और विरोधी विचारों को स्टील मैनिंग करना, ये सब सुनकर ही दिमागी थकान महसूस होने लगती है। हाँ, ये ओवरवेलमिंग लग सकता है। क्या इंसान इस पूरी प्रक्रिया में इमोशनली बर्नआउट नहीं हो जाएगा? ये एक बहुत ही व्यावहारिक चिंता है और इसीलिए किताब का अंतिम हिस्सा पूरी तरह से मेंटल रेजिलियंस यानी मानसिक लचीलेपन को बनाने पर केंद्रित है। अच्छा। क्रिटिकल थिंकिंग ना एक भारी दिमागी कसरत है और इसके लिए मानसिक रूप से मजबूत होना बहुत जरूरी है। किताब में इसे एक बहुत ही प्यारे ओक ट्री यानी बलूत के पेड़ के रूपक से समझाया गया है। ओक ट्री? वो कैसे? जो पेड़ तेज आंधी में थोड़ा झुक जाता है वो टूटता नहीं है क्योंकि उसकी जड़ें बहुत गहरी होती हैं। और जो एकदम सख्त खड़ा रहता है वो तेज हवा में उखड़ जाता है। मतलब फ्लेक्सिबल होना जरूरी है। हाँ, इसे एक कार के शॉक एब्जॉर्बर की तरह भी समझा जा सकता है। जब कोई गाड़ी किसी ऊबड़ खाबड़ सड़क पर चलती है तो सड़क के गड्ढों को खत्म तो नहीं किया जा सकता ना। बिल्कुल नहीं, गड्ढे तो रहेंगी। अगर गाड़ी एकदम सख्त होगी तो वो टूट जाएगी। शॉक एब्जॉर्बर क्या करता है, वो उस झटके की एनर्जी को सोख लेता है और उसे हीट में बदल देता है, जिससे गाड़ी का ढांचा सुरक्षित रहता है। अरे वाह, ये शॉक एब्जॉर्बर वाला रूपक बहुत ही शानदार है। मतलब समस्याएं और मानसिक तनाव तो आएंगे ही, लेकिन रेजिलियंस उस तनाव को सोख कर हमारे दिमाग को टूटने से बचाता है। बिल्कुल। और इस मानसिक शॉक एब्जॉर्बर को बनाने के लिए इमोशनल इंटेलिजेंस और
मशहूर साइकोलॉजिस्ट कैरोल ड्वेक के ग्रोथ माइंडसेट कॉन्सेप्ट की बहुत जरूरत होती है। ग्रोथ माइंडसेट। हाँ, ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग ना चुनौतियों को किसी खतरे की तरह नहीं देखते, बल्कि उन्हें सीखने के मौके की तरह देखते हैं। अपॉर्चुनिटी की तरह। अगर किसी बहस में वो गलत साबित होते हैं, ये कोई फैसला गलत हो जाता है, तो वो उस फेलियर को अपनी पहचान या अपनी वैल्यू नहीं मान लेते। मतलब ईगो पर नहीं लेते। एग्जैक्टली वो ये मानते हैं कि उनके सोचने की क्षमता एक मांसपेशी है, जो इस फेलियर से एक नया सबक सीखकर और भी ज्यादा मजबूत हो गई है। मतलब क्रिटिकल थिंकिंग सिर्फ लॉजिक, फैलेसीज और डेटा का खेल नहीं है। इसके लिए इमोशनली स्ट्रांग होना, अपनी गलतियों को स्वीकार करने का साहस रखना और अंदर से शांत रहना भी उतना ही जरूरी है। बिल्कुल। ये तो सोचने की एक पूरी नई जीवन शैली अपनाने जैसी बात हो गई। अगर इस पूरी चर्चा का निचोड़ निकालें तो किताब यही सिखाती है कि क्रिटिकल थिंकर बनने का सफर ना खुद से शुरू होता है। खुद को समझने से। अपनी सोच के बायसेस को पहचानना, समस्याओं की उलझी हुई गांठों को बिना जल्दबाजी के तार्किक रूप से सुलझाना, दुनिया के अलग अलग नजरियों को पूरे सम्मान के साथ स्टील मैनिंग करके समझना, और इन सब के बीच एक ग्रोथ माइंडसेट के साथ मानसिक रूप से मजबूत बने रहना, ये सब मिलकर एक इंसान को असल मायनों में क्रिटिकल थिंकर बनाते हैं। वाओ! ये कोई एक दिन का काम नहीं है, बल्कि जिंदगी भर चलने वाली एक दिमागी कसरत है। ये पूरी चर्चा वाकई दिमाग के बंद दरवाजे खोलने वाली रही है। इस किताब के कॉन्सेप्ट्स, चाहे वो कार बार्गेनिंग का एंकरिंग इफेक्ट हो या फिर आइसक्रीम और डूबने वाला कॉरिलेशन वर्सेस कॉजेशन का उदाहरण, हमें रोजमर्रा की जिंदगी में बहुत मदद कर सकते हैं। बिल्कुल। लेकिन इस गहरी चर्चा को खत्म करने से पहले एक बहुत ही दिलचस्प और शायद थोड़ा परेशान करने वाला विचार छोड़ते हैं श्रोताओं के लिए। अच्छा, क्या है वो विचार? आज हम जिस दौर में जी रहे हैं, वहां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई हमारे लिए लगभग सब कुछ एनालाइज और समराइज कर रहा है। हाँ, ये तो है, एआई का ही जमाना है। लंबी किताबें, जटिल आर्टिकल्स, यहां तक कि रोज के ईमेल्स भी एआई पढ़कर बता देता है कि उनका मतलब क्या है और उनका क्या जवाब देना है। बाप रे, बात तो सही है। तो सोचने वाली बात यह है कि अगर क्रिटिकल थिंकिंग सच में एक मांसपेशी है जिसे रोज इस्तेमाल करना जरूरी है, तो जब एआई हमारी जगह ये सारी दिमागी कसरत करने लगेगा, तो क्या आने वाले कुछ सालों में हमारी खुद की सोचने समझने की मांसपेशी पूरी तरह से कमजोर नहीं हो जाएगी? यही सबसे बड़ा सवाल है। क्या भविष्य में क्रिटिकल थिंकिंग कुछ गिने चुने लोगों के पास ही बचेगी और बाकी सब सिर्फ एआई की दी हुई जानकारी को निगलने वाले बन जाएंगे? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सभी को बहुत गहराई से विचार करना चाहिए, क्योंकि तकनीक हमें जानकारी दे सकती है, लेकिन उस जानकारी पर सवाल उठाने की जो कला है ना, वो हमें खुद ही जिंदा रखनी होगी। बहुत ही शानदार और सच में सोचने पर मजबूर कर देने वाला विचार है ये। तो चलिए, अपने दिमाग की खिड़कियों को खुला रखिए, उलझे हुए मांझे को धीरे धीरे सुलझाते रहिए और हमेशा सवाल पूछते रहिए। जल्द ही मुलाकात होगी एक और शानदार विषय और एक नए डीप डाइव के साथ।